गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में बात करी थी अरब आक्रमण की, उसमें नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा और बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। अब इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा तुर्क आक्रमण, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पृथ्वीराज चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तुर्क आक्रमण की। लिखा हुआ तुर्क आक्रमण 8वीं शताब्दी में होने वाले अरब आक्रमणों के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल आक्रमणों से सुरक्षित रहा भारत। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल आक्रमणों का सिलसिला फिर प्रारंभ हुआ, किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर तुर्कों के द्वारा किए गए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक सुबुतगिन था। प्रथम आक्रमण करने वाला का नाम था सुबुतगिन। गजनी शासक सुबुतगिन प्रथम शासक था। देख लेते हैं एक बार, सही लिखा हुआ है सुबुतगिन, बिल्कुल सही है। 977 ईस्वी में ये शासक बना। 977 ईस्वी में शासक बना गजनी का सुबुतगिन। ठीक है, प्रथम आक्रमणकारी गजनी शासक सुबुतगिन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं लिखाते रहूंगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक सुबुतगिन था। 1977 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का प्रसार करना प्रारंभ किया। वह इस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर शाही वंश के योग्य राजा जयपाल का शासन था। लंबे संघर्ष के बाद धोखे व षड्यंत्र से सुबुतगिन विजय रहा और उसने लमघान से पेशावर तक के भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। 1997 ईस्वी में सुबुतगिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र इस्माइल और महमूद गजनवी प्रथम शासक बने। महमूद योग्य व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जिनमें 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया गया। उसका 16वां आक्रमण सर्वाधिक कुख्यात है, एक महमूद गजनवी। ठीक है, इसका पुत्र था महमूद गजनवी। इसने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये इसकी सबसे क्रूर था ये। वो सोमनाथ मंदिर का सब कुछ लूट के ये ले गया था। ठीक है, और कुल उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं हम। गजनी शासक सुबुतगिन का पुत्र था महमूद गजनवी। उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किए, जिसमें सबसे भयंकर जो उसका आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का उसका आक्रमण। महमूद के आगमन की खबर सुनकर राजा भीमदेव अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़कर भाग गया, किंतु सोमनाथ की साधारण जनता और पुजारी अपने स्थानों पर डटे रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान सोमनाथ की उपस्थिति के कारण वे लोग पूर्णतया सुरक्षित है। शासक भाग गया। जो भीमदेव था वो वहाँ से अपने अनुयायियों के साथ चेले चपाटों के साथ रवाना हो गया। ठीक है, लेकिन सामान्य जनता को विश्वास था कि भगवान सोमनाथ उनके साथ है और उन्होंने वो स्थान नहीं छोड़ा। आगे देखिए, परिस्ता इतिहासकार है, उसके अनुसार सोमनाथ ने लोगों ने पहले दिन आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन शत्रु सेना नगर की दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गई, किंतु नगर रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तीसरे दिन भयंकर प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जिसमें अपनी सेना को बिखरता देखकर महमूद खुदा की मदद के लिए इबादत करने लगा। इब्न अल असीर के अनुसार हिंदुओं की नियोजित सुरक्षा टूटने लगी तो उन्होंने आस्था की चरम शक्ति को प्रदर्शित किया।
सुरक्षाकर्ताओं के झुंड सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश करते रहे। वे बार बार ये प्रण करते रहे कि वे मरते दम तक लड़ेंगे, यद्यपि कुछ ही जीवित रहे। अंततः महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध के नगर पर अधिकार कर लिया और कत्लेआम की आज्ञा दी। 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। विजय के बाद महमूद ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा और उसके टुकड़ों को गजनी, मक्का व मदीना भिजवाकर वहाँ की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ, क्योंकि पिछले आक्रमण के समय सोमनाथ से गजनी लौटते समय उसे इन लोगों ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। ये था सोमनाथ मंदिर की घटना जो कि मैंने आपको सुनाई। 1025 ईस्वी में सोमनाथ जो कि गुजरात में बहुत बड़ा मंदिर था और अपार धन संपदा वहाँ थी, उस धन संपदा को लूटने के लिए महमूद गजनी जो आक्रमणकारी था, कुख्यात आक्रमणकारी था, जिसने निरीह जनता को 50,000 जनता को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, जो भी है। और उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। 1033 ईस्वी में गौर गजनी के शासक गयासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। गौर का शासक गयासुद्दीन था, उसने गजनी पर अधिकार किया और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी का शासक बनाया। यही शहाबुद्दीन इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं। मोहम्मद गोरी, जिसका नाम था शहाबुद्दीन, उसको मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। गजनी का शासक बनने के बाद उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के गोरी के क्या उद्देश्य थे ये नोट कीजिए अब आप। ये मैं डाल देता हूँ। गजनी शासक शहाबुद्दीन, उसका भाई का नाम पुत्र का नाम महमूद गजनवी, 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। अब हम सीधे सीधे आ रहे हैं मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने के कारण। गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण ये देखिए आप, मोहम्मद गोरी इतिहास में मुहम्मद लिख देते हैं, इसमें लिखा हुआ किताब में जो लिख देते हैं अपने क्या है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, क्या कारण था? पहला नंबर 1 धन संपदा प्राप्त करना, वही जो सभी शासक चाहते हैं, साम्राज्य विस्तार करना, तीसरा वही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। और पंजाब में गजनी, यहाँ पे पंजाब में गजनी एवं गौर वंश का था ये। ठीक है, पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्लामिया सत्ता को नष्ट करना। इस्लामिया सत्ता को नष्ट करना। ठीक है, यह है मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण। पहले एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोड की तरफ ऐसे कैसे पॉइंट उतारने हैं आपको। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण, आ जाइए पॉइंट में। पहला पॉइंट देखो, धन संपदा प्राप्त करना, यानी मोहम्मद गोरी को जो धन संपदा उसको चाहिए थी, क्योंकि सैनिकों को रखने के लिए, सैनिकों को खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है, धन संपदा चाहिए होती है, इसके कारण उसने भारत पे आक्रमण किया।
दूसरा साम्राज्य विस्तार करना। प्रत्येक शासक की यही सोच होती है, साम्राज्यवादी सोच सबकी होती है, सभी यही चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। ठीक है, जैसा कि आज हम एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हम गाँव में जाते हैं या हम भी कई गाँव में, आप देखो गाँव के अंदर जो कांटों की बाढ़ होती है, ठीक है, तो वो भी साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं कि यार मेरी बाढ़ यहाँ तक है, कोशिश करते हैं थोड़ी सी और किसका दो, थोड़ी सी और किसका तो, क्योंकि शहर में तो पक्के मकान होते हैं, तो पक्के मकान तो किसकते नहीं, अगर पक्के मकान किसने की टेकनिक आ जाए, भाई ये दीवार मेरे प्लॉट की, तो उसको भी किसका सकते हैं। तो साम्राज्य विस्तार तो छोटे से बच्चे की है, तो साम्राज्य विस्तार तो बड़े शासक की तो वो सोच होती है कि मेरे साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा फैले। ठीक है, इसके बाद में तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जितने भी अरब कंट्रीज से जो तुर्क आए, पहले अरबी आए, फिर तुर्की आए, उसके बाद में मुगल आए या पठान आए, शेख आए, जो भी आए, सबका एक ही उद्देश्य रहा है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद में है पंजाब में गजनी एवं मुल्तान में इस्लामिया सत्ता को नष्ट करना। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था पंजाब से गजनी वंश को एवं मुल्तान से इस्लामिया वंश की सत्ता को खत्म करना और वहाँ पे गौर वंश का शासन स्थापित करना, क्योंकि गजनी पे भी गौर वंश ने अधिकार कर लिया था और ये गौर वंश से संबंधित था, उससे रिलेटिव था कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक है, आगे आ जाइए, ये पॉइंट उतार लिए होंगे आपने। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192, इंटरेस्टिंग चैप्टर, मिटा देता हूँ ये। चैप्टर का हेडिंग भी जो है मैंने वीडियो में इसी नाम से डालूंगा, पृथ्वीराज चौहान। महान शासक, महान योद्धा और सबसे बड़ी बात, अजमेर जहाँ हम हैं जिस ज़िले से, वहाँ इसी की नगरी पृथ्वीराज चौहान की शासन, इसका 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में परिचय ले लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली एवं अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, जो इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसको जाना जाता है इतिहास में, याद रखना, राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान जाना जाता है। पृथ्वीराज का जन्म 1164 ईस्वी में हुआ। वह अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। पृथ्वीराज की मां कपूर देवी कुशल राजनीतिज्ञ थी, इस कारण उसने प्रधानमंत्री कदम्बवास और सेनापति भुवनमल की सहायता से राज्य का शासन आसानी से संभाल लिया। 1 वर्ष तक माता के संरक्षक में रहने के बाद 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। मात्र 12 वर्ष की आयु में राजा बन गया। आप सोचिए, हम कल्पना नहीं कर सकते कि 12 वर्ष का बच्चा, अगर हम ये कहें कि 7th में मान लो, 8th में मान लो, लास्ट है 8th में, 3 साल से पहले तो बच्चा जाता ही नहीं है कि 1 साल का बच्चा ही भेज दिया तो भाई 12 साल का 12वीं में आ जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। वो है कि डेट ऑफ बर्थ गलत कर, वो कम करवा लेते हैं आजकल, वो अलग चीज़ है, वो अलग सिस्टम, उसको नहीं मानता मैं। ठीक है, लेकिन ये है कि 4 साल का बच्चा, कम से कम 4 साल का जाता है, तो भी आप 8वीं क्लास का बच्चा अगर उसको शासन की बागडोर हाथ में दे दी जाए, वो घर की बागडोर भी नहीं ले सकता। उसे कह दिया जाए कि ये घर है, अब तुझे चलाना है, तो उसको तो खुद के ही सौदे नहीं रहते कि मैं, तो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन एक इमेजिन, एक कल्पना, एक अद्भुत लगता है यार, आश्चर्य होता है कि 11-12 वर्ष की उम्र में शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। उसके बाद भी शीघ्र ही उसने उच्च पदों पर अपनी विश्वसनीय अधिकारियों की नियुक्ति कर विजय नीति को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस विजय नीति के 3 पक्ष थे: स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, पड़ोसी राज्यों का दमन करना और विदेशी शत्रुओं से मुकाबला करना। सबसे पहले इसने 3 नीतियाँ अपनाई। उसके जो बंधु थे, जो उसके विरोधी थे, उनको वहाँ से हटाना, पड़ोसी राज्य जो थे परेशान कर रहे थे उनका दमन करना, और विदेशी जो शत्रु थे उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार होना। अब हम पृथ्वीराज चौहान की विजय। पृथ्वीराज को अल्पवयस्क देख उसके चाचा अपरगांगे ने शासक बनने के लिए विद्रोह किया।
पृथ्वीराज ने उसे परास्त कर उसकी हत्या कर डाली, किंतु विरोधी दल शांत नहीं हुआ। अपर गांगे के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह का बिगुल बजाते हुए गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज द्वारा, दिल्ली के पास है गुड़गांव, पृथ्वीराज द्वारा सेना भेजने पर नागार्जुन गुड़गांव छोड़कर भाग गया। उसने सेनापति देवभट्ट ने कुछ समय तक गुड़गांव को बचाने का प्रयास अवश्य किया, किंतु पृथ्वीराज की सेना सफल रही। विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सिर नगर की प्राचीरों पर लटका दिए गए, जिससे भविष्य में अन्य शत्रु उनके विरोध का साहस नहीं कर सके। 1182 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव व हिसार के आसपास बसी हुई भंडानक नामक उपद्रवी जाति को पराजित कर अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। समसामयिक लेख जीनपति सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक सफलताओं के बाद पृथ्वीराज ने प्राचीन शासकों के समान दिग्विजय नीति अपनाने का फैसला किया। भंडारकों के दमन के बाद उसकी सीमाएं चंदेलों के महोबा राज्य में मिल गई और कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने 1182 में महोबा राज्य पर भी आक्रमण कर दिया और चंदेल शासक परमर्दी देव के 2 सेनापति आला उदल लड़ते हुए मारे गए। विजय पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो छोटी छोटी विजय, गुड़गांव पे इसका अधिकार था ही, वो तो उसके बाद में महोबा, जैसे जैसे उसकी शासन साम्राज्य विस्तार वो लिखता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को प्रसन्न कर दिया। गुजरात का शासक था भीमदेव चालुक्य वंश का, वो भी आबू की राजकुमारी इच्छिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उससे शादी कर ली, इसलिए भीमदेव उससे अप्रसन्न हो गया, अर्थात नाराज हो गया, क्योंकि भीमदेव भी इच्छिनी के साथ विवाह इच्छुक था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों शासकों के बीच संघर्ष का वास्तविक कारण उनके राज्य की सीमाएं और सीमा थी। इधर अजमेर, राजस्थान, आबू, माउंट आबू, सिरोही पे पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था और गुजरात में भीमदेव का, तो दोनों के बीच में संबंध खराब हो नहीं थे, ठीक है। तो सबसे पहले भीमदेव के बारे में, भीमदेव ये कहाँ का शासक था? गुजरात, ठीक है। अगर हम बात करें इधर पृथ्वीराज चौहान के पास अजमेर से दिल्ली तक इसका शासन था, जिसमें सिरोही यानी आबू, जालौर पूरा आ गया, मतलब सिरोही, जालौर, पाली, सांबर, अजमेर से दिल्ली के बीच का पूरा इधर जो उत्तर भारत है उसके हाथ में था पृथ्वीराज चौहान के, और गुजरात का शासक था भीमदेव, ठीक है। दोनों शासकों के बीच छोटी मोटी झड़पों के बाद जगदेव पृथ्वीराज की मध्यस्थता संधि हो गई, किंतु इस संधि से परंपरागत जो पुरानी बेर चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ। संधि हो गई, चलो ठीक है, हाथ मिला लिए, अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन मन में जो दोनों के बेर था, चौहान चालुक्य द्वेष भीतर ही भीतर सुलगता रहा। पृथ्वीराज के समय स्थित कन्नौज के गढ़वाल राज्य का शासक था जयचंद। अब इधर कन्नौज का जयचंद, ये कहाँ का था? कन्नौज का था भाई। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ना। इसके दुश्मन है ये भीमदेव गुजरात का, जयचंद कन्नौज का। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चौहान और गढ़े वालों के बीच परंपरागत वैमनस्य चल रहा था। पृथ्वीराज दिग्विजय योजना को पूर्णता प्राप्त करने के लिए कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, वही जयचंद भी उसकी होड़ में विजय योजनाएं बना रहा था। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना असंभावी था। पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक किए जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की स्टोरी चलती है, प्रेम स्टोरी। और संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की। जयचंद की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाना दोनों शासकों के बीच संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। अपनी पुत्री के अपहरण से जयचंद पृथ्वीराज का पक्का शत्रु बन गया और बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। एक प्रचलित मत के अनुसार उसने सहायता का आश्वासन देकर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय की खबर सुनकर जयचंद ने अपनी राजधानी में खुशियां मनाई थी। ठीक है, अब संयोगिता की कहानी, ये आपको एक बार नोट कर लो। संयोगिता की कहानी सुना देता हूँ, इसमें कोई पॉइंट तो है नहीं, कहानी है केवल। उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष। संयोगिता, पृथ्वीराज की रचना, चंद्रप्रदाय की रचना, पृथ्वीराज रासो, ये जरूर नोट कर लेना भाई।
पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना है, इसका लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज का मित्र था ये चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें देखें, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद की पुत्री सहयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना था। कथागत के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री सहयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद पृथ्वीराज के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के चलते अपनी पुत्री सहयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा के साथ करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने राजसूय यज्ञ के साथ सहयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। उसने स्वयंवर का आयोजन किया, भाई मैं किसी दूसरे शासक के साथ शादी करूंगा। इस आयोजन में उसने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजा महाराजाओं को वह आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर उसकी मूर्ति लगवा दी। किसकी? पृथ्वीराज की। कहाँ पर? वहाँ कन्नौज में। जब सभी राजा महाराजा संयोगिता की वरमाला का इंतजार कर रहे थे, उस समय संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी वक्त पृथ्वीराज अपनी सेना सहित घटनास्थल पर पहुंच गया और संयोगिता को उठाकर ले गया। जयचंद के सैनिकों से पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास किया जयचंद के सैनिकों ने, किंतु वे असफल रहे। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और विश्वेश्वर नाथ रेव जैसे इतिहासकारों ने इसकी ऐतिहासिकता को मात्र प्रेमाख्यान माना है। इसे इतिहासकार इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं है, ये प्रेमाख्यान है, ये प्रेम, ये लव स्टोरी है केवल, ठीक है, इन्होंने गलत माना है। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में संयोगिता की घटना की ऐतिहासिकता के तथ्य को स्वीकार किया। अब इतिहासकार है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे नहीं हुआ होगा, संयोगिता को बलपूर्वक लाया गया था और फिर उसने ज़बरदस्ती शादी की है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ज़बरदस्ती शादी नहीं की गई थी, संयोगिता जो थी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया गया। तो इसके लिए फिर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगाई गई उसको अपमान करने के लिए, और संयोगिता ने वो मूर्ति जो है मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। अगर ये घटना सत्य है तो इसका मतलब यह था कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसने बलपूर्वक वो संयोगिता को लेकर नहीं आया था। संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, इसलिए फिर पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज जाना पड़ा और वहाँ से उसको संयोगिता को उसको लाना पड़ा। ठीक है, हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष कैसे हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में। धन्यवाद। ओके।